हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 8 मार्च 2021 और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और न्यूज़ जो अभी हम इंडियन एक्सप्रेस से डिस्कस करने वाले हैं। पहला है दैट इज़ अबाउट इंटरनेट इम्पीरियलिज्म। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद जी, उनके साथ में एक इंटरव्यू अभी कंडक्ट करवाया गया है। तो उसमें वो बोल रहे हैं कि जो इम्पीरियलिज्म का जो बिहेवियर था ना, जो हमने पहले एक्सपीरियंस किया है ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो अभी इंटरनेट वाले सिनेरियो में भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कुछ कंपनियाँ अपनी डोमिनेंस क्रिएट करने की बात कर रही हैं। तो बोलो वो चीज़ अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो ये इंटरव्यू को आप एक बार खुद से पढ़ लेना, बाकी इसमें कुछ काम का है नहीं जो हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई भी फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से काम आए। क्योंकि जो नए रूल्स आए ना सोशल मीडिया को और डिजिटल न्यूज़ हाउसेस को, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए, उनको डिफेंड करते हुए ये बात कर रहे हैं यहाँ पर इस इंटरव्यू में। ठीक है, तो डिस्कशन लायक बिल्कुल कंटेंट नहीं है, जो मेन चीज़ थी वो हमने देख ली। दूसरा आर्टिकल आप देख रहे हो यहाँ पर, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो 2003 में सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसके चलते अभी जो वर्ल्ड कप T20 होने वाला है इंडिया में, तो पाकिस्तान की तरफ से डिमांड की जा रही है कि जो प्लेयर्स हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की स्क्वाड है, उनके लिए तो आप विजाज दोगे ही। बाकी उन्होंने रिक्वेस्ट ये की है कि इंडिया की तरफ से जो वीज़ा इशुएंस है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो क्राउड है, जो मैच देखना चाहे इंडिया में आकर के, तो उन लोगों को भी वीज़ा दिया जाए। अब इस मुद्दे पर बातचीत होगी, आगे देखते हैं क्या होता है। आर्टिकल डिस्कस करने लायक नहीं है, बस इतना ही है कि जो अभी सीज फायर को स्ट्रिक्टली ऑब्जर्वेंस में लाने की बात की गई है, उसमें एक और कदम आगे बढ़ सकता है। साथ में बीजिंग ने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया है कि क्वाड में, मतलब, और वो भी कब दिया है, जो क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग है जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान, ये 4 डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, वो पार्टिसिपेट करती हैं। उनकी मीटिंग, उनमें लीडर्स की मीटिंग होगी 12 तारीख को। तो उसके पहले बीजिंग ने कहा है, बोले दिल्ली और बीजिंग जो है वो राइवल्स नहीं है। मतलब आप देखो, दोगली बातें, हदें हो रही हैं यहाँ पे। और एक दूसरे को अंडरकट ना करे, एक दूसरे की टांग खिंचाई ना करे तो ठीक रहेगा, ये बात बोली है बीजिंग के फॉरेन मिनिस्टर ने। राइट, मतलब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं देख सकते हो, चाइना की चिंता का कारण तो है। क्योंकि देखो, इंडिया जो है ना, वो इकलौता एक ऐसा कंट्री है जिसको सारा वर्ल्ड एक आशा की नज़र से देख रहा है कि चाइना को कंटेन करने में इंडिया ही इकलौता एक कैपेबल कंट्री है। क्योंकि मैन पावर की बात करें, इमरजेंस की बात करें, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात करें, इन सभी चीज़ों में इंडिया टिक लगाता है, राइट टिक। ठीक है, इसी चीज़ को लेके बाकी आर्टिकल में कुछ काम का है नहीं, डिस्कस नहीं करेंगे। तो फ्रंट पेज पे कुछ भी काम का नहीं है जिसको हमें डिस्कस करना हो। आगे चलते हैं। और वर्ल्ड पेज पे अगर हम सीधा आए तो यहाँ पर भी जो चाइना की फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी तरफ से जो स्टेटमेंट दिया है ना, उसमें वॉशिंगटन को भी एड्रेस करते हुए बातें कही है कि बोले अमेरिका ने जो भी चाइना पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं वो रीजनेबल नहीं है, उनको हटा देना चाहिए और कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जैसे क्लाइमेट चेंज की बात एक यहाँ पर हाईलाइट की जा रही है। बट यहाँ पर हमारे लिए जो एक चीज़ जानकारी की है वो मैं आपको बता दूँ कि लो दोंगफू, ठीक है, लू दोंगफू, ये चेयरमैन है चाइना की स्टेट रेलवे ग्रुप के। ठीक है, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बताया है कि चाइना जो है वो जल्दी ही तिब्बत में बुलेट ट्रेन चलाएगा। और बुलेट ट्रेन चलाने वाला जो रीजन है वो कहाँ है, इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश है, हमारा जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, उसके बिल्कुल पास में, जो कि 435 किलोमीटर का एक रेल लिंक होगा। और उसमें ल्यासा मतलब हो गया तिब्बत की कैपिटल से ये लिंकिंग होगी ट्रेन की, कहाँ तक, फुक्जिंग तक। ठीक है, ये हाई स्पीड ट्रेन होगी जो कि इंटरनल कंबशन बेस्ड भी होगी तो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड भी होगी। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत गजब तरीके से किया जा रहा है एलएसी के नज़दीक चाइना के द्वारा। तो इसी चीज़ को ध्यान में देख करके, वैसे तो बात ऐसी भी नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, एयरपोर्ट डेवलप करना, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, वो सारे काम हमारी तरफ से भी किए जा रहे हैं। बट ये अपडेट था एक आपके लिए। और इसका कंस्ट्रक्शन जो था ना इस रेलवे लाइन का, वो 2014 से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और इधर चाइना ने ये ब्लेम किया है यूएसए पे कि भाई डेमोक्रेसी का नाम लेकर के आप इतना क्या राग अलाप रहे हो। तो ये तो देखो, माहौल ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि कोल्ड वॉर इरा के टाइम पे, जहाँ कम्युनिस्ट यूएसएसआर हुआ करते थे और डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए यूएसए लड़ाई कर रहा था, बट वही बात है, यूएसएसआर भी डिसइंटीग्रेट हो गया। पर चाइना में थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट क्या आ रहा है कि वो ये एक
अलग ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कम्युनिज्म का, जहाँ पर स्टेट के साथ साथ में प्राइवेट जो सेक्टर है उसको भी रोल पूरा दिया हुआ है कि आप भी रोल प्ले कर सकते हो। बाकी टाइम बताएगा क्या चाहती है इतनी राइवलरी। आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे हम डिस्कस करेंगे कि फिस्कल पॉलिसी अब अपने एक्शन में आ गई है, तो अब सेंट्रल बैंक को थोड़ा सा स्टेप बैक लेने की ज़रूरत है। ठीक है, ये एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ है, इस इंटरव्यू में हम देखेंगे कि अभी क्या ट्रेंड है और आपको थोड़ा सा एक माइक्रो व्यू भी मिलेगा। माइक्रो इकोनॉमी नहीं बोल रहा हूँ, माइक्रो व्यू, कि हमारी इकोनॉमी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। जिस तरीके से अभी सिनेरियो देखें कि हाँ जो रिकवरी है वो किस तरीके की हो पाएगी, क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्या वो कंजर्वेटिव है या ऑप्टिमिस्टिक है, वो सारी डिटेल देखेंगे इस आर्टिकल में। इसके अलावा इकोनॉमी पेज पे आर्टिकल्स एक भी इंपॉर्टेंट नहीं आया आज, जैसे कि ये वाला आर्टिकल दिया हुआ है कि जीएसटी में टैक्स कलेक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए क्या क्या मतलब कदम उठाए हैं, जैसे कि टैक्स नोटिसेस भेजे गए हैं, या फिर जो भी डिस्प्यूट्स थे जिसमें हमने देखा था ना कि कुछ लोग जो हैं वो जीएसटी में फेक फाइल बना करके फेक जीएसटी नंबर जनरेट करवा करके भी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका फ़ायदा उठा करके टैक्स नहीं दे रहे थे, तो उसको कहीं ना कहीं कवर अप करने की बात की जा रही है। दूसरा, इधर आप देखोगे यूएसए के बॉन्ड्स की यील्ड ज़्यादा होने की वजह से इंडिया से लगभग 4,275 करोड़ रुपए का जो पैसा था वो निकल चुका है बाहर, जो एफपीआई के तौर पे आया था। क्योंकि ये बात हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इंडिया में अगर बॉन्ड यील्ड राइज होती है तो हमारे यहाँ से पैसा जो है वो कहीं ना कहीं बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और यूएसए में बॉन्ड यील्ड राइज हो जाती है तो और ज़्यादा एक्सेलरेशन मिल जाता है इंडिया जैसे इमर्जिंग कंट्री से पैसा निकलना या फिर जो डॉलर है उसका बाहर निकलना। देखो एक आर्टिकल यहाँ पे ये है कि एथेनॉल जो है ना पेट्रोल से सस्ता हो सकता है, क्योंकि स्वीट पोटेटो जो ये शुगर इंडस्ट्री के लिए कहीं ना कहीं एक स्कोप भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, राइट। क्योंकि शुगर इंडस्ट्री की अगर बात करें तो शुगर केन की जो भाव हैं वो टाइम पे रीपे नहीं कर पा रही हैं इंडस्ट्रीज़, क्योंकि शुगर में केन में क्या एक कैश क्रॉप है, सीधा कटती है और मार्केट से मतलब खेत से सीधा इंडस्ट्री में पहुँचता है। क्योंकि ज़्यादा टाइम बिताते हैं तो वो सूखना शुरू हो जाएगा, तो फिर वो जो जूस निकलता है वो जूस की क्वांटिटी कम हो जाती है। तो एथेनॉल जो है वो सस्ता हो सकता है पेट्रोल के कंपैरिजन में। देखो अभी तक हमें पता है कि 10% ब्लेंडिंग की जा सकती है पेट्रोल के साथ में, अभी तक जो इंजन्स के डिज़ाइन है जो अप्रूवल दिया हुआ है। तो एक तो यहाँ पर ये चीज़ है कि ब्लेंडिंग को इंक्रीज़ किया जाए। दूसरा, इस पर जो एथेनॉल पे जो टैक्स है ना, जीएसटी जो लगता है, वो जीएसटी है वो अभी 5% के लगभग रखना चाहिए, जो कि है चल रहा है, उसी को अगर कंटिन्यू कर देंगे तो एथेनॉल एक अच्छा ऑप्शन बन जाएगा पेट्रोल के कंपैरिजन में। इसके अलावा तीसरा फ़ायदा क्या होगा यहाँ पे कि शुगर इंडस्ट्रीज़ पे जो लोड पड़ रहा है, जो शुगर केन आ रहा है, वो शुगर केन का पैसा टाइम पे रीपे नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी अब टाइम पे कर पाएंगे अगर मार्केट में एथेनॉल की डिमांड बढ़ती चली जाती है। क्योंकि अभी हमने देखा कि क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ने की वजह से पेट्रोल महंगा हुआ, और पेट्रोल महंगा हुआ तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं एथेनॉल को दिया जा सकता है। ठीक है, तो इकोनॉमी पेज पे कुछ भी काम का नहीं था आर्टिकल जो हम डिटेल में देखें। अब देखते हैं केवल एक आर्टिकल है एक्सप्लेन पेज का, उसको डिटेल में। अभी हम बात करेंगे कि फिस्कल पॉलिसी अगर आ गई है अपने रोल में, तो अब मॉनेटरी पॉलिसी को अपना थोड़ा सा स्टैंड चेंज करने की ज़रूरत है। ये आर्टिकल है पूरा एक इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो सेकंड हाफ अगर 2020 का हम देखें तो पॉलिसी स्टिमुलस गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से दी है। ये कोई इंडिया में नहीं, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात की जा रही है। तो ये अकोमोडेटिव स्टांस जो था ना सेंट्रल बैंकों का और फिस्कल स्टिमुलस देना गवर्नमेंट्स का, तो उससे क्या हो गया कि आईएमएफ ने जो फोरकास्ट दी थी ना कि इकोनॉमी जो है वर्ल्ड इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी, उससे भी ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर पाई है। अब चाइना और यूएसए ये दो वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, इनका सर्वाइवल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनका कंप्लीट रिकवरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके ग्लोबल इकोनॉमी में जितना कुछ भी क्राइसिस है वो ख़त्म हो सकता है। और या फिर हम चाहें कि प्री पैंडेमिक पाथ पर हम चलें तो उसके लिए इन दोनों का राइज करना ज़रूरी है। चलो चाइना से तो चलो ठीक है हम ज़्यादा कनेक्ट ना करें, बट यूएसए की ग्रोथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि यूएसए ग्रो करेगा तो यूएसए के मार्केट में लिक्विडिटी राइज रहेगी। अब लिक्विडिटी राइज है दैट मीन्स डॉलर की सप्लाई ज़्यादा है, डॉलर की सप्लाई ज़्यादा है दैट मीन्स रुपए के कंपैरिजन में डॉलर की वैल्यू डाउन जाएगी। और इससे इंडिया को क्या फ़ायदा हो सकता है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस पे, क्योंकि आज इंडिया जितना भी क्रूड ऑयल कंज्यूम करता है, जितनी भी हमारी डिमांड है, उसका हम 85% तो इंपोर्ट्स पे रिलाई करते हैं। तो वो जो चीज़ है ना
कहीं ना कहीं हमें रिलैक्स कर सकती है। तो यूएसए जैसी कंट्रीज का एक तरीके से स्ट्रांगली रिकवर करना बहुत ज़रूरी है और उसका असर कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी पर भी देखने को मिलेगा। साथ में बजट के प्रोजेक्शंस को थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करिए। तो हो गया इंटरनेशनल सिनेरियो की बात, ठीक है। बजट प्रोजेक्शन तो राइट, ये जो जिनका इंटरव्यू हुआ है इन्होंने क्लियरली ये कहा है कि जो कुछ भी बजट में डेटा बताया गया है ना वो बड़ा कंजर्वेटिव है। बोला कैसे? क्योंकि प्रीवियस जो लास्ट क्वार्टर्स की अगर बात करें तो उन क्वार्टर्स में या प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर गया है 2020-21 का जो बजट के साथ में जो डेटा आया है सर्वे के बेसिस पे, तो बोलो उसमें भी डेटा बड़ा कंजर्वेटिव मैनर में डिस्प्ले किया गया था कि कितना क्या हम टारगेट अचीव कर पाएंगे। बट एक्चुअल में जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ, उससे ज़्यादा इकोनॉमी अच्छे से रिकवर कर पाई। बोला वही चीज़ कहीं ना कहीं अभी है कि गवर्नमेंट ने जो टारगेट किया है ना उसके कंपैरिजन में हमें रिकवरी ज़्यादा देखने को मिलेगी। पर हाँ, एक चीज़ है कि अगर हमारी इकोनॉमी 6.5% से कॉन्ट्रैक्ट करती है 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में अगर आने वाले साल में 2021-22 में हमारी इकोनॉमी 13% से भी अगर राइज करती है ना, तो ओवरऑल एडजस्टमेंट देखोगे तो जो प्री पैंडेमिक पाथ था उसके कंपैरिजन में 4 से 5% हमारी इकोनॉमी अभी भी डाउन रहेगी। दैट मीन्स ये थोड़ा सा लंबा पाथ रहेगा, तब जाकर के हम थोड़ा सा इकोनॉमी को रिकवरी वाले पाथ पे प्रॉपरली कंडक्ट होते हुए देख पाएंगे। इसके अलावा प्रोजेक्टेड फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो लगभग 9.5% की बात की जा रही है। तो इन्होंने ये कहा देखो कि फिस्कल डेफिसिट जो है अभी 9.5 और आने वाले एक साल में भी अगर 9.5 रहता है तो हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो क्राइसिस से अगर हमें निकलना है तो उसके लिए गवर्नमेंट को अपने खजाने से पैसा खर्च करते रहने की ज़रूरत है। क्योंकि आज आप देखोगे एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो बैलेंस शीट है वो भी हमने अकाउंट में ले ली। अभी तक तो क्या था, ऑफ अकाउंट चल रहा था, अब अकाउंट्स में ले लिया गया है, तो उसका असर भी आएगा। इसके अलावा बहुत सारी सब्सिडीज जो गवर्नमेंट देती है, फूड सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, उसका लोड भी रहेगा। और दूसरा, इकोनॉमी में हमने देखा कि कोविड-19 के टाइम पे फूड सप्लाई में कितना ज़्यादा इशू था, उसको सपोर्ट भी देने की ज़रूरत है। तो फिस्कल डेफिसिट जो है ना वो कहीं ना कहीं अभी भी इसी लेवल पे बना रहेगा, तो इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, हमें रेवेन्यू कलेक्शन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें हमारा जो एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो इंक्रीज करने की ज़रूरत है। फिर बाद में ये बात आ गई कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्रिवन अप्रोच और कैश सपोर्ट अप्रोच, इन दोनों में से बेस्ट कौन सी रहेगी। तो राइट, जो इंटरव्यू जिनका हो रहा है वो क्लियरली एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और उसमें जो मेन इंजन का काम करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी पहले, और फिर उसके बाद में क्राउड इन होगा किसका, प्राइवेट सेक्टर का। तब जाकर के मार्केट में पैसा आएगा, जॉब क्रिएशन होगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी, और फिर एक साइकिल चल पड़ेगी जो कि एक वर्चुअस साइकिल होगी। उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर लेड ग्रोथ ही हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और इसके लिए चाहे हाउसिंग हो, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इनका टाइम पर जो प्लान किया गया है ना, देखो प्रॉब्लम कहाँ थी इंडिया में कि हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन हमेशा कहीं ना कहीं रिस्क वाले फैक्टर बन के रह जाते हैं। प्लान तो कर दिया सारा, अब एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन केवल ये कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले मुद्दे पे आके नहीं हो जाता है। हमने जो टारगेट किया है, गवर्नमेंट ने जो टारगेट किया है डिसइन्वेस्टमेंट का, वहां पर भी ध्यान देने की जरूरत है। डिसइन्वेस्टमेंट जितना टारगेट किया गया है कि हाँ, जितने स्टेक्स हैं, जितने भी एसेट्स हैं गवर्नमेंट के, उनमें से गवर्नमेंट अपनी जो वैल्यू है, अपने जो शेयर हैं, उनको डाउन करे, तो उनको रियल सेंस में करे। क्यों? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है, वो पैसे की ज़रूरत उस डिसइन्वेस्टमेंट से ही पूरी की जा सकती है। साथ में इंडिया का जो मार्केट का बिहेवियर है या इंटरनेशनल मार्केट बिहेवियर है, उस कोर इकोनॉमी के साथ में कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है क्या? क्योंकि अभी हमने देखा कि जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है उसके कंपैरिजन में सेंसेक्स ने तो शानदार परफॉर्म किया है। तो यही बात यहाँ पर बोली जा रही है कि हमारे यहाँ पर कैपिटल फ्लो आ रहा है, इसमें कोई मनाही नहीं है कि जो भी एफडीआई है या एफपीआई आ रही है
तो वो कहीं ना कहीं पैसा लेकर के आ रही है। पर उसका कंपैरिजन अगर इकोनॉमी से हम देखेंगे, इकोनॉमी भी अच्छा परफॉर्म करेगी, अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मार्केट में चेंज होता है तो लोग तो अपना पैसा वापस निकाल लेंगे। जैसे कि हमने इकोनॉमी पेज पे देखा कि यूएसए में जो बॉन्ड यील्ड बढ़ गई तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, सारा पैसा जो इन्वेस्ट हो रहा है उसका बहुत हद तक पैसा फिर से निकल जाता है हमारे यहाँ से। फिर बाद में एक और फैक्टर आता है, दैट इज ऑयल प्राइसेस। देखो ऑयल प्राइसेस की अगर बात करें तो ऑयल प्राइसेस की वजह से हमारे यहाँ पर बहुत सारे क्राइसिस आ जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे सब्जियों को खेतों से मंडी तक ले जाना और मंडी से मार्केट तक लेके जाना, या फिर एक इंडिविजुअल अपने घर से अपने जॉब के लिए बाहर निकलता है, और अर्बन इकोनॉमी में स्पेसिफिकली ऑयल प्राइसेस के बहुत ज़्यादा असर पड़ते हैं। तो इससे इन्फ्लेशन पर सीधा असर आता है। तो इनसे पूछा गया कि ऑयल प्राइसेस को रिड्यूस करने के लिए एक्साइज ड्यूटी भी तो कम की जा सकती है ना, बट ये यहाँ पर एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि अगर एक्साइज ड्यूटी आपने कम कर दी तो गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू की कमी आएगी, और रेवेन्यू की कमी आ गई तो हमने यहाँ पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की वो कैसे अचीव हो पाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी तो आपको करना है, तो रेवेन्यू को आप कंस्ट्रेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी सही जवाब नहीं दे सकते हो आप कि भाई टैक्स कम करें या लोड का कैसे करें। तो इन्होंने एक ही सजेशन दिया है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ना, उन स्टेक होल्डर्स में इक्वली बर्डन को डिवाइड करने की ज़रूरत है हमें। साथ में इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि फूड प्राइसेस, जैसे कि हमने देखा था FAO की रिपोर्ट आई थी फूड प्राइस इंडेक्स पे, ठीक है, उसमें बताया था कि जो फूड कमोडिटीज़ है उनके प्राइस लगातार राइज हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में, और रही सही में हमने भी सप्लाई साइड शॉर्टेज की वजह से रिटेल इन्फ्लेशन को राइज होते हुए देखा है। तो उसका असर भी थोड़ा सा रहता है। तो हमें कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है कि महंगाई की मार भी ज़्यादा ना पड़े, एक्साइज ड्यूटी को हम इतना ज़्यादा रिड्यूस भी नहीं कर सकते हैं जिससे कि लोगों के पास में गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू की कमी आ जाए, तो वो एक्सपेंडिचर जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर वो प्रॉपर नहीं कर पाएगी, तो फिर जॉब क्रिएट कैसे होगी, फिर कैसे इकोनॉमी में एक साइकिल बन पाएगा, कैसे आप क्राउड इन करोगे प्राइवेट सेक्टर को, ये बहुत सारे सवाल हैं। तो इसलिए इकोनॉमी, फिस्कल बैलेंस और करंट अकाउंट, ये तीनों चीज़ों, और ऑयल प्राइस, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। करंट अकाउंट की बात की जाए तो अभी देखो करंटली करंट अकाउंट कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में है, ठीक है, पर वही बात है कि अभी तो जीडीपी का 1% सरप्लस में है हमारे पास में करंट अकाउंट, और 1% जीडीपी का अगर डेफिसिट में भी चला जाता है तो लगभग 2 बेसिस पॉइंट का 2% का डिफरेंस आ गया। तो उस केस में हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बट उस केस में भी क्या होता है हमें कि देखो हमारे यहाँ पर 100% करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अलाउड है जब से हमने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की है, और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अभी हमने 100% अलाउ की नहीं है। बट हाँ, सजेशन में डिमांड दी जाती है या सजेशन दिए जाते हैं कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी हमें अप्रोच करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो बेसिकली अब अगर करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी हमारे यहाँ पर है, और करंट अकाउंट की अगर बात करें तो फिलहाल हम सरप्लस में है, और आने वाले टाइम पे अगर डेफिसिट में भी चले जाते हैं तो ज़्यादा कोई परेशान होने की ज़रूरत हमें है नहीं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ पर भी तो ध्यान रखना है ना कि जो FDI है या FPI है वो भी तो कहीं ना कहीं अभी हाई लेवल पे चल रही है ना। प्रीवियसली कितने आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर बात करें ना तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप देखते हो कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट इनका आपका क्या लेखा जोखा है, और उसमें अगर हम कहीं ना कहीं मैनेजेबल रेंज में रहता है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो वो कहीं ना कहीं एक इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए एक अच्छी सिचुएशन मानी जाती है, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। साथ में मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन के लिए तो इन्होंने एक ही चीज़ कही, देखो 2020 में जब मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच था तो उस टाइम पे आरबीआई ने अपनी तरफ से बहुत गजब के कदम उठाए, इवन रेपो रेट को रिड्यूस करके 4% तक लेकर के आ गया, जो कि लोवेस्ट लेवल है आज तक की में, ठीक है। साथ में और वही अकोमोडेटिव जो रेट्स हैं वो कंटिन्यू रख रखी हैं, तो वो चीज़ें अभी बहुत हद तक अपना काम कर चुकी हैं। अब तो फिस्कल जो स्टिमुलस है या फिस्कल सपोर्ट जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए वो भी गवर्नमेंट ने देना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर ये एक ही बात बोल रहे हैं लास्ट में जाते जाते कि अब मॉनेटरी पॉलिसी को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा थोड़ा सा बैकफुट पे जाना चाहिए। कहने का मतलब अब धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट को राइज करना चाहिए, क्योंकि एक टारगेट इन्फ्लेशन भी तो है, क्योंकि मार्केट में अगर रुपया बहुत ज़्यादा रहेगा तो इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बनी रहेगी, तो उस पर भी लगाम लगाने की ज़रूरत है। तो अब मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा सा एक कहता है ना कि कदम थोड़ा पीछे लेना चाहिए, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी अब थोड़ा सा कदम फॉरवर्ड कर रही है।
फिर इनसे एक सवाल पूछा गया कि एसएमईज के लिए क्या करने की ज़रूरत है। देखो आंसर आसान नहीं है, क्योंकि इनको अगर थोड़ा सा सपोर्ट दिया जाए या पैसे की डिमांड है या फिर इनको कैश सपोर्ट देने की बात की जाए तो बोला इससे बढ़िया बजट ने जो कुछ भी काम किया है ना अभी तक, तो बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो देखो एग्रीगेट डिमांड जो है ना वो अब धीरे धीरे जैसे जैसे राइज होगी ना तो बड़ी फर्म्स को फायदा होगा, और बड़ी फर्म्स का फायदा कहीं ना कहीं छोटी फर्म्स को मिलेगा, क्योंकि बड़ी फर्म्स कहीं ना कहीं छोटी फर्म्स के इनपुट पे बहुत ज़्यादा रिलाई करती हैं। तो बोला इस तरीके से एसएमईज, स्मॉल एंड मीडियम स्केल की जो एंटरप्राइजेज हैं वो कहीं ना कहीं रिवाइव कर पाएंगी। दूसरा जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो जीएसटी सेस जो लग रहा है उसको अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कंटिन्यू करने की बात कर रही है, क्योंकि स्टेट्स को कहीं ना कहीं कॉम्पनसेशन, क्योंकि स्टेट्स के साथ में जब 2017 में जीएसटी एक्ट लाया गया था तो एक चीज़ की प्रॉमिस की गई थी कि अगर 5 साल तक आपको जितना टैक्स नॉर्मल कंडीशंस में मिल रहा था वो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के बाद में अगर आपके रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ता है, रेवेन्यू की कमी आती है तो उसको कंपनसेट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी सेस अप्लाई किया था। तो जीएसटी सेस जो है वो अभी आने वाले टाइम पे थोड़ा और कंटिन्यू करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि कॉम्पनसेशन देना स्टेट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टेट्स के पास में ज़्यादा ऑटोनॉमी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपैरिजन में नहीं होती। तो इस केस में इकोनॉमिक रिकवरी के लिए सेस जो है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो मेन जो पॉइंट्स थे वो हमने देखे, बाकी आप और देख सकते हो। डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।